प्रीवियस वीडियो में हमने वैक्सीनेशन के बारे में बात कर ली थी कि वैक्सीनेशन है क्या, वैक्सीन क्या होती है, फर्स्ट वैक्सीन किस तरह से बनी। ठीक है, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में कि वैक्सीन की कितनी टाइप्स हैं। तो साइंटिस्ट ने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की ताकि वो किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट वैक्सीन को बना सकें। ठीक है, अब उनकी ये जितनी भी चॉइसेस थी कि किस तरह से कोई भी वैक्सीन बनेगी वो डिपेंड करती थी कुछ इन्फॉर्मेशंस पे। ठीक है, कि कोई भी माइक्रोब किस तरह से सेल को इन्फेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम किस तरह से उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा और उसकी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस क्या होंगी, मतलब कौन कौन से एरिया में या वर्ल्ड के कौन से रीजन्स में वो वैक्सीन यूज़ की जाएगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं। सारी वैक्सीन्स जो हैं उनकी टाइप्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन वो एक ही तरह से काम करती हैं। ठीक है, और काम उनका क्या है, गोल उनका क्या है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो हार्मफुल माइक्रोब के अगेंस्ट वर्क कर सकें, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब वैक्सीन्स की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास आ जाती हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, सेकंड आ जाती हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, थर्ड आ जाती हैं सब यूनिट वैक्सीन्स, फोर्थ वन आ जाती है आपके पास टॉक्सॉइड वैक्सीन्स और फिफ्थ वन आ जाती है कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। अब आगे हम इन वैक्सीन्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो वीक एंटीजन होता है उसको प्रोटीन कैरियर के साथ लिंक कर दिया जाता है, प्रोटीन कैरियर के साथ उसको बाइंड कर दिया जाता है। अब इसका मकसद क्या है कि ये स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। मतलब वो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स प्रोड्यूस करती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत लंबे अरसे तक वो रहता है। फर्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन को हम डिस्कस करते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। सो बेसिकली लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स क्या होती हैं कि कोई भी लिविंग माइक्रोब है, ठीक है, उसका वीकेंड वेरिएंट होता है। ठीक है, अब किस तरह से बनती है ये कि कोई भी माइक्रोब है उसको लैब में लेके जाते हैं, उसकी जो डिज़ीज़ कॉजिंग या जो उसकी पैथोजेनेसिटी होती है उसको कम कर देते हैं ताकि माइक्रोब जो है वो वीक हो जाए और डिज़ीज़ कॉज ना कर सकें। अब जैसे कि ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, सो ये नेचुरल इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती है। ठीक है, अब ये वैक्सीन्स एज आ टीचर एक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को, ये सिखाते हैं इम्यून सिस्टम को कि किस तरह से अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सेलुलर रिस्पॉन्सेस को स्टिमुलेट करते हैं, सेलुलर रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। बस इसके लिए सिर्फ 1 या 2 डोजेज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये तो एडवांटेजेस हो गए ना इनके कि इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सेलुलर रिस्पॉन्सेज भी प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज भी प्रोड्यूस करते हैं और लाइफ में 1 या 2 दफ़ा ही रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर हम इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, ठीक है, या इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो देखिए लिविंग थिंग्स की नेचर होती है कि वो चेंज होती रहती हैं या उनमें कुछ म्यूटेशंस होती रहती हैं। तो इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं जो लाइव या एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स के अंदर यूज़ होते हैं उनमें भी चेंज होने की एबिलिटी होती है, म्यूटेट होने की एबिलिटी होती है। ठीक है, वो भी ख़राब हो सकती हैं। सो अब देखें जब बच्चों को वैक्सीनेशन कराई जाती है, सो अब उनकी जो वैक्सीन होती है ना उसका कलर लगाने से पहले उसका कलर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके कलर में थोड़ा माइल्ड सा चेंज है तो फिर तो चल, लेकिन अगर उसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज है उसके नेचुरल कलर से या नॉर्मल कलर जो होना चाहिए, तो उस केस में क्या किया जाता है कि उस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और न्यू वैक्सीन बेबीज़ को इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अब कोई भी एटीन्यूएटेड वैक्सीन या लाइव वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो किस तरह से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या वायरसेस से। सो क्या किया जाता है कि जितने भी इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लैब के अंदर तो उनको कुछ एडवर्स कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ उनको बैड कंडीशंस को एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, उन वायरसेस को, ताकि उनका जो वायरुलेंस है या उनकी जो डिज़ीज़ कॉजिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए।
साथ में जो फिगर आपको नज़र आ रहा है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का स्ट्रक्चर है। देखिए इसके मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट है जो कि एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करते हैं या इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएं। और मिड में आप देख सकते हैं कि इनका जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने बात की थी ना कि इनकी जो नेचर होती है वो चेंज हो सकती है या म्यूटेट हो सकते हैं और उनको कुछ एडवर्स कंडीशंस दी जाती हैं। और एडवर्स कंडीशंस क्या होती हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, उस टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है, अनफेवरेबल केमिकल्स के साथ उनको ट्रीट किया जाता है और नॉन ह्यूमन सेल्स में उनको उनका जो पैसेज है उसको रिपीट किया जाता है ताकि वो अपनी वायरुलेंसी को खो दें। अब देखिए हमने बात की थी कि कुछ एटेन्यूएटेड माइक्रोब्स जो हैं वो म्यूटेट भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। और चेंज या म्यूटेट होने के बाद उनकी वायरुलेंसी जो है वो दोबारा से रीगेन हो सकती है और वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ऐसी वायरल डिजीज़ जैसे कि आप कह सकते हैं येलो फीवर, मीज़ल्स, मम्प्स या बैक्टीरियल डिजीज़ है एक टाइफाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप वैक्सीन देते हैं और अगर वो अपनी वायरुलेंसी रिटेन कर देती है तो वो दोबारा से डिजीज़ कॉज कर सकती है। सेकेंड टाइप आ जाती है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन्स। इसमें क्या किया जाता है कि साइंटिस्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनके केमिकल्स, हीट्स या रेडिएशंस डिफरेंट उनको देते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू क्या होता है कि जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ऐसी वैक्सीन्स लाइव वैक्सीन्स के मुकाबले में ज़्यादा सेफ़ होती हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। ना ये म्यूटेट होती हैं और ना ही इनके अंदर चेंजेस आती हैं। और इसका एक एडवांटेज क्या होता है कि ये दोबारा डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बनते, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो होती हैं उनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं जो बच्चों को पहले 1.5 साल के अंदर वैक्सीनेशन की जाती है उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, लेकिन जो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन्स होती हैं उनको रेफ्रिजरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको इजीली स्टोर भी किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सेसिबल होती है, मतलब कंट्रीज़ वो आसानी से डिलीवर की जा सकती हैं, ठीक है। अब जितनी भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं वो या तो वीकर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं कि वो रिस्पॉन्स करें, या फिर क्या करती हैं कि एडिशनल डोजेस या बूस्टर शॉट्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि जो इंसान है या जो भी इंडिविजुअल है उसकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। अब इनएक्टिवेटेड वायरस की अगर हम इमेज देखें या स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। अगर इनएक्टिवेशन उसकी केमिकल्स या हीट के थ्रू की जाए तो वो किस तरह से होती है वो भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वैक्सीन, कोलरा वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए, रेबीज़ वैक्सीन एंड ब्यूबोनिक प्लग वैक्सीन। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप है सब यूनिट वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है, देखें किल्ड वैक्सीन्स में पूरा जो माइक्रोब था उसको यूज़ किया जाता था ना, लेकिन सब यूनिट वैक्सीन्स में पूरे माइक्रोब की जगह कुछ एंटीजेंस लिए जाते हैं और उनको जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकें। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि ये वैक्सीन्स एपिटोप्स यूज़ करती हैं, ठीक है। एपिटोप्स क्या होते हैं कि स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं एंटीजेंस के जो कि एंटीबॉडीज़ या टी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। अब सब यूनिट वैक्सीन्स के पास चूँकि एसेंशियल एंटीजेंस होते हैं और कोई भी जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिससे मिलके माइक्रोब बना होता है वो कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एसेंशियल एंटीजेंस होते हैं, तो एडवर्स रिएक्शन का जो चांस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इस में जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो एग्जांपल्स क्या हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाई जाती है वो भी सब यूनिट वैक्सीन होती है और इसमें सिर्फ वायरस की सरफेस प्रोटीन्स होती हैं। इस सारी डिस्कशन का जो फोकल पॉइंट है या जो नोट है या जो इसकी पूरी समरी है वो क्या आ जाती है कि सब यूनिट वैक्सीन्स सिर्फ एंटीजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर फोकस करती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं और सिर्फ इम्यून सिस्टम की नीड्स के अकॉर्डिंग टारगेट करती हैं और इनमें सिर्फ एसेंशियल एंटीजेंस होते हैं, पूरा माइक्रोब इंक्लूडेड नहीं होता और इनके जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं या इनके अंदर म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं।
फोर्थ टाइप आ जाती है आपके पास टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं या हार्मफुल केमिकल सिक्रीट करते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही पॉसिबल सोल्यूशन था, एक ही पॉसिबल आंसर था उस सारे प्रॉब्लम का कि उनके लिए टॉक्सॉइड वैक्सीन्स बनाई जा सकें। ये वैक्सीन्स बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को यूज़ करते हैं और उसी टॉक्सिन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके तो टॉक्सॉइड बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि टॉक्सॉइड कैसे बनता है। जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स हैं उनको एक सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है जो कि है फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड, फिर साथ में स्टेरिलाइज्ड वाटर ऐड किया जाता है और डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन बन जाता है जिसको हम टॉक्सॉइड कहते हैं। ठीक है, अब देखें बैक्टीरिया टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब वो टॉक्सिन जो है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन उसको रिकॉग्नाइज़ करती है और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है। अब ये जो डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स होते हैं इनको हम टॉक्सॉइड्स कहते हैं और इन टॉक्सॉइड्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। एज अ वैक्सीन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन्स है। अब डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन का क्या काम है कि ये डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती है। ये सेफ़ भी है और इफ़ेक्टिव भी है। इसके अलावा टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन है। टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन का क्या काम है, ये टेटनस टॉक्सिन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी और अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसकी बूस्टर डोजेस भी लगाई जा सकती हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल है कि किस तरह से डिफरेंट वैक्सीनेशन डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट दी जा सकती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पोलियो की डिज़ीज़ है तो पोलियो के लिए OPV वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये वैक्सीन की कौन सी टाइप होती है, लाइव वैक्सीन। और किस एज में दी जाती है, बर्थ से लेके 5 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है आपके पास दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन दी जाती है। ये भी लाइव वैक्सीन ही होती है और ये जब बच्चे की पैदाइश होती है ना तो उस टाइम पे इसको दी जाती है। उसके बाद टाइफॉइड आ गया, टाइफॉइड के लिए टाइफॉइड वैक्सीन TB वैक्सीन दी जाती है और ये किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक है, और ये 2 साल की उम्र में दी जाती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस की डिज़ीज़ आ गई तो हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस B वैक्सीन दी जाती है। ये सब यूनिट वैक्सीन होती है और किसी भी एज में दी जा सकती है। इसके अलावा डिप्थीरिया एंड टेटनस की डिज़ीज़ है। इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है दैट इज़ डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। और ये टॉक्सॉइड वैक्सीन्स होती हैं। ठीक है, और जनरली ये बचपन में दी जाती हैं। डिफरेंट डिजीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वैक्सीन्स की वो डिफरेंट होती है। वैक्सीनेशन अगर राइट एज पे ठीक टाइम पे कर दी जाए तो इम्यून सिस्टम उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है। और अगर हम रेकमेंडेड वैक्सीनेशन स्केड्यूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी है एक तो वो स्ट्रॉन्ग होगी और दूसरा हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड।